चल गया। हेलो बच्चों, हेलो 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 बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, तो कैसे हैं आप सब लोग। एक नए चैप्टर की शुरुआत, एक ऐसा चैप्टर जो चैप्टर बेसिकली थियरी का नहीं है, प्रैक्टिकल है। अब आप प्रैक्टिकल चीजों को हम जो है वो आज पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सॉल्ट एनालिसिस। ठीक है। प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे हम बोल सकते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस जिसे हम बोल सकते हैं। चीज प्रैक्टिकल है मगर पढ़ना क्या है, थियरी। सर कैसे सवाल आ सकते हैं? 100 में से अगर 95 क्वेश्चन उठाओगे तो ऑब्जर्वेशंस पे आएंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस पे आएंगे। ऑब्जर्वेशन मतलब प्रैक्टिकल्स जब हम करते हैं तो कलर कैसा आ रहा है, कौन सी गैस निकल रही है, गैस में से स्मेल कौन सी आ रही है ना। ये ऑब्जर्वेशंस जो भी हमें मिलते हैं ना प्रैक्टिकल्स में, उन ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे इसमें। ये चैप्टर जो है जिसको हम कह सकते हैं कि क्या इसमें ये चीजें याद रखनी, हाँ इसमें सबसे ज्यादा चीजें रटनी है, याद रखनी है। ठीक है भाई, 5 से 6 लेक्चर में खत्म करने की कोशिश करेंगे इसको। आ जाओ शुरू करें, तैयार हो। वेटेज एक सवाल तो आएगा ही, पिछली बार एक आया था, 1 से 2, 1 से 2। ठीक है भाई, मतलब इनऑर्गेनिक का भी प्रैक्टिकल है, फिजिकल का भी प्रैक्टिकल है, वो अपन नहीं करेंगे, वो फिजिकल वाले सर करवाएंगे। ऑर्गेनिक के भी कुछ प्रैक्टिकल्स डाले हुए हैं, वो ऑर्गेनिक वाले सर करवाएंगे। तो अगर तीनों को मिला हो तो 3 सवाल बन सकते हैं। एक एक पार्ट, तीनों पार्ट में से एक एक सवाल तो आना ही है, तय बात है। अगर आप इस पूरे कंप्लीट चैप्टर की बात करते हो तो इस कंप्लीट चैप्टर को उन्होंने नाम दिया है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। अब उस प्रैक्टिकल में केमिस्ट्री के तीनों पार्ट हैं, फिजिकल में है टाइट्रेशन वगैरह है, सरफेस केमिस्ट्री से जुड़े हुए प्रैक्टिकल्स हैं, ऑर्गेनिक में है कुछ प्रैक्टिकल्स, तो वो ऑर्गेनिक वाले सर करवाएंगे, इनऑर्गेनिक वाला पार्ट वो मैं करवाऊंगा। ठीक है, चलें आगे। ऑर्गेनिक का हो गया होगा, सर ने करवा ही दिया होगा ऑर्गेनिक का। चलो इंट्रोडक्शन करेंगे आज मेनली, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एनायंस वगैरह देखेंगे। इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एनायंस। यस, नीट के सिलेबस में हमारे पास जो एनायंस हैं वो है कार्बोनेट, सल्फाइड। अच्छा कोई ऐसा है जिसको यहाँ पे नाम में दिक्कत हो तो मैं एक बार नाम लिख ही देता हूं, है ना। इसे बोलते हैं कार्बोनेट, इसे बोलते हैं सल्फाइड ड। ठीक है, इसे बोलते हैं नाइट्राइट। है ना, पता पड़े अपन सारी कहानी पढ़ रहे हैं, अपने को इनका नाम नहीं पता, बहुत दिक्कत हो जाएगी ना बेटा। ये हो गया क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। नाइट्रेट, वो नाइट्राइट है, ये नाइट्रेट है, और ये है सल्फेट। ये हमारे सिलेबस में है, ठीक है। बाकी ये रहा Pb+2 Cu+2, इनके तो नाम की कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, इसे अमोनियम बोलते हैं। ठीक है भाई, चलो फटाफट नोट करो, ये हमारा सिलेबस है। नीट का सिलेबस ये है, पता होना चाहिए हमें। इनके अलावा और कोई आयंस नहीं पढ़ने, होने को बहुत सारे होते हैं, होने को बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, लेकिन हमें नीट के हिसाब से सवाल इन्हीं में से पूछा जाएगा। तो कैटायंस तो रहे नीचे, एनायंस ये ऊपर लिखे हुए हैं, इतने एनायंस हमें पढ़ते हैं। ठीक है भाई,
चलो पहला सवाल, पहला है इंट्रोडक्शन। सॉल्ट क्या होता है? बहुत आसान आसान चीजें हैं इसलिए पहले से लिखी हुई है, चिंता मत करो। सॉल्ट होता क्या है? एसिड प्लस बेस की रिएक्शन होती है, सॉल्ट बनता है, पानी निकल जाता है, सबको पता है। छोटा सा पार्ट है। सॉल्ट का मतलब क्या होता है? हम पढ़ते हैं सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट का मतलब होता है एसिड प्लस बेस, सॉल्ट, वाटर। जैसे HCl और NaOH को मिलाओगे, NaCl बनेगा और H2O निकल जाएगा। अब इस सॉल्ट के अंदर दो चीजें हैं। इस सॉल्ट के अंदर क्या होती है बेटा? दो चीजें होती है, एक केटायन होगा और एक एनायन होगा। ऑब्वियसली इसके अंदर केटायन कौन है? Na प्लस, एनायन कौन है? Cl माइनस। अब आज से इस चैप्टर के अंदर आपको केटायन के लिए एक नया टर्म मिलेगा, बेसिक रेडिकल, है ना? क्या बोलोगे उसको? बेसिक रेडिकल। ये जो केटायन है ये कहां से आया है? एसिड से आया है या बेस से मिला है? हमको कौन बताएगा? केटायन हमें कहां से मिला है? केटायन हमें कहां से मिला है? एक बार ये वाली समझा दूं फिर बैक स्लाइड कर दूंगा। केटायन हमें कहां से मिला है? बेस से आया है, यहीं से। एसिड से आया है या बेस से आया है? तो आंसर है बेस से मिला है सर। तो जो बेसिक रेडिकल होता है वो कम्स फ्रॉम बेस। याद रखने का तरीका है, बेसिक रेडिकल बेस से आता है, बी से बी। याद करने का तरीका क्या है बेटा? बी से बी, बेसिक रेडिकल बेस से आता है। उसी तरह से एनायन को इस भाषा में अपना जो ये चैप्टर चलेगा, एनायन को एसिडिक रेडिकल बोला जाएगा। क्या बोला था बेटा? एसिडिक रेडिकल। बिकॉज एनायन कहां से आया है? एसिड से आया है, कम्स फ्रॉम एसिड, ए से ए। एनायन रेडिकल कम्स फ्रॉम एसिड्स, बेसिक रेडिकल कम्स फ्रॉम बेस। ठीक है, तो बी से बी, ए से ए याद रह जाएगा। ये लो, अब इसको लिख लो, फिर बैक स्लाइड कर देता हूं। अब सॉल्ट एनालिसिस का मतलब क्या है? सॉल्ट का मतलब क्या है? मिक्सचर ऑफ एनायन एंड कैटायन। हुआ कि नहीं हुआ भाई? सीधी सीधी बात है। मैं इस सॉल्ट का मतलब क्या लिखूं? सॉल्ट का मतलब लिख दूं मिक्सचर ऑफ एनायन एंड कैटायन। अब वो दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, है ना? सिंपल सोल्ट है तो ये Na प्लस Cl माइनस है, एक एक केटायन एक एक टाइप का है। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। फिर डबल सॉल्ट आते हैं, हमने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा। डबल सॉल्ट के अंदर दो तरह के होते हैं, है ना? डबल सॉल्ट होते हैं मतलब एडिशन कंपाउंड्स हो सकते हैं, है ना? एडिशन कंपाउंड्स हो सकते हैं। ये बाइनरी कंपाउंड है, एडिशन हो सकते हैं। सो उसमें डबल सॉल्ट आते हैं। डबल सॉल्ट में हमने पढ़ा मोहर सॉल्ट हो गया, उसमें एक से ज्यादा केटायन है ना? पोटाश एलम हो गया। फिर उसके अंदर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और होते हैं। कुल मिला के सॉल्ट बहुत से तरह के हो सकते हैं, हमने सबसे सिंपलेस्ट तरीका उठाया है। कोई भी हो वो मिक्सचर होगा एनायन और कैटायन का। सॉल्ट जो है वो एनायन कैटायन का एक मिक्सचर ही होगा। तो हमें जो एक सैंपल दिया जाता है, आपने आप में से जो स्कूल गए हैं, है ना, जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो एक कागज की एक पुड़िया बांध के हमें दे दी जाती है और बोला जाता है कि ये जो पाउडर है, ठीक है, जनरली सॉलिड ही रहता है। सॉल्ट जो है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है बेटा? सॉलिड होता है। मिक्सचर होता है एनायंस और कैटायंस का, उसके अंदर एक से ज्यादा कैटायंस एनायंस भी हो सकते हैं और एक एक टाइप के भी हो सकते हैं, है ना? बहुत से मिक्स कर सकते हो, मिक्सचर हो, है ना? वो उसे क्या क्या चेक करवाना है वो इंपॉर्टेंट है। तो मिक्सचर ऑफ एनायंस एंड कैटायंस जो है वो रहेगा। आपको एक पुड़की दे दी जाती है, पुड़िया, है ना? उसमें क्या होता है? थोड़ा सा पाउडर सा रहता है। उस पाउडर में से हमें पता करना होता है कि इसमें कौन सा तो कैटायन है और कौन सा एनायन है। उस मिक्सचर में जब हम कैटायन और एनायन का टेस्ट करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसे ही कहते हैं सॉल्ट एनालिसिस। क्या बोलते हैं बेटा उसे? सॉल्ट एनालिसिस। ठीक है, ये एक सिंपल सा तरीका बताया मैंने NaCl का, है ना? ऐसे बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, खूब सारे खूब सारे। सॉल्ट में होता क्या है? एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा। हमें सॉल्ट एनालिसिस का मतलब क्या है? आइडेंटिफिकेशन। किसका? आपको एक पाउडर दे दिया, मैं आपको सफेद कलर का एक पाउडर दे दूं, नमक जैसा दिखने वाला, तो क्या आप ऐसे देख के बता दोगे कि नमक है? नहीं ना, और भी कोई हो सकता है। टेस्ट करने पड़ेंगे।
मैं आपको व्हाइट कलर का एक पाउडर दे दूं, उसमें हो सकता है और भी ज्यादा कोई एनायन हो, केटायन हो, उसमें उपस्थित सारे केटायन एनायन का टेस्ट करना सॉल्ट एनालिसिस कहलाता है। अब कोई बैक स्लाइड की बात कर रहा था, लिख ले राजा फटाफट। कह रहा सूंघ लेंगे, टेस्ट कर लेंगे। दुनिया में खारी चीज सिर्फ नमक नहीं होती, लोगों के शब्द भी होते हैं बेटा। चले आगे। लो, ये लिख लिया। अब देखो सॉल्ट एनालिसिस की डेफिनेशन। डिटेक्शन ऑफ एनायंस एंड केटायंस फ्रॉम गिवन मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्ट एनालिसिस। अभी बोला था कि जो मिक्सचर तुमको मिला है उसमें से एनायन केटायन का अलग अलग करो, डिटेक्शन करो, उन्हें डिटेक्ट करो, उसे कहा जाता है सॉल्ट एनालिसिस। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है, यानी कि आपको पता करना है कि इसमें कौन से टाइप का केटायन है। ये नहीं पता करना कि कितने मोल है, इसका कितना क्वांटिटी नहीं चेक करनी। सिर्फ क्वालिटी का मतलब होता है टाइप ऑफ केटायन एंड टाइप ऑफ एनायन, है ना। इसमें ये मतलब वॉल्यूमेट्रिक नहीं है ना, ये है क्वालिटेटिव एनालिसिस। दैट मीन्स आपको सिर्फ टाइप ऑफ केटायन और टाइप ऑफ एनायन का पता करना है। ये नहीं पता करना है कि इतने से में कितने मोल हैं, ये है वो है। मात्रात्मक विश्लेषण नहीं है ये, है ना। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है, आपको सिर्फ पता करना है कि कौन से टाइप का है, तो इसे बोला जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है भाई। नोट लगा के एक बात नीचे लिखी हुई है, एनालिसिस ऑफ एनायन इज परफॉर्म्ड फर्स्ट फॉलोड बाय केटायंस। अब ये भी किसी ने पूछा नहीं कि सर पहले केटायन का करेंगे या एनायन का, आपने नहीं पूछा, मेरे पास तो है, मुझे तो पढ़ाना है। तो पहले किया जाएगा किसका? एनायन का। एनायन का पहले क्यों किया जाता है? एनायंस का टेस्ट पहले क्यों किया जाता है? रीजन, अगर कोई इंटरफेरिंग एनायन है मिक्सचर में, हमें नहीं पता ना, हमें तो मिक्सचर दे दिया। यूं तो है नहीं कि तुम उसको ऐसे 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 ना मैग्नीफाइंग ग्लास से देख के बता दोगे कि ए ओए सल्फेट दूर है, वहां क्या करा सोडियम के पास, ऐसा तुम्हें तो नहीं पता। तो तुम्हारे हिसाब से तुम ये भी नहीं सोच सकते कि पता नहीं और कोई एनायन होंगे, और कोई केटायन होंगे। तुम ऐसा थोड़ी कि जाके उसको बोलोगे लैब असिस्टेंट को कि बताना भाई क्या मिलाया है इसमें। वो क्या करता है, 2-4 कंपाउंड मिक्स करके आपको एक चूर्ण बना के दे देगा कि ले खा। नहीं खा मतलब ले टेस्ट कर, मतलब टेस्ट कर, टेस्ट नहीं टेस्ट कर, है ना वो वाला। तो इफ एनी इंटरफेरिंग, इंटरफेरिंग का मतलब होता है बीच बीच में अंगुली करने वाले। इंटरफेरिंग एनायन इज प्रेजेंट इन द मिक्सचर, देन दे विल इंटरफेयर विद द टेस्ट ऑफ सम केटायंस। कि होता क्या है कि अगर हम पहले एनायन का टेस्ट करते हैं तो कुछ एनायंस ऐसे होते हैं जिनका काम होता है टांग अड़ाना, जो कि टांग अड़ाते हैं। अब सोचो आप अगर पहले एनायंस का टेस्ट कर दो तो आपको पता लग जाता है कि अगर कोई इंटरफेरिंग एनायन होगा तो आपको पहले ही पता लग जाएगा, क्योंकि आपको याद रखना एनायन के बाद केटायंस के भी टेस्ट करने हैं उसी फॉर्म में, उसी चूर्ण में से, उसी चूर्ण में एनायन है, उसी चूर्ण में केटायन है। अब आप अगर पहले केटायन कर लोगे तो आपके केटायंस के जो रिजल्ट हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि आपने पहले एनायन का टेस्ट नहीं किया। अब अगर उसमें कोई ऐसा एनायन हुआ जो कि केटायन के टेस्ट में इंटरफेयर कर सकता है तो आपके केटायन का जो टेस्ट है वो बिगड़ जाएगा। आपके केटायन जो है वो सही तरह से डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे, इंटरफेयर कर सकते हैं वो।
तो आपको पता है कि इंटरफेरिंग क्या होते हैं, कैटायंस होते हैं या एनायंस होते हैं? तो आपको पता है कि जो जो अंगुली करते हैं वो कौन होते हैं बेटा? एनायंस होते हैं। कौन होते हैं वो? एनायंस है। तो एक काम करो, आपको पता है कि ये चीज हो सकती, तो पहले एनायन बना लो ना, पहले एनायन का टेस्ट किया करो हमेशा, जिससे क्या होगा कि इंटरफेरिंग नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, और है तो सामने ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो हम एनायन कर रहे हैं, और जब हम पहले एनायन करेंगे तो इंटरफेरिंग होगा तो हमारे सामने आ जाएगा, नहीं है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, पर है तो सामने आ गया। सामने आ गया तो हम अवेयर हो गए कि भैया केटायन जो है उसका टेस्ट जब हम वापस करेंगे उसी चूर्ण में से, तो हमें पता होगा कि इसके अंदर इंटरफेरिंग एनायन है, और उनके रिमूवल प्रोसेस जो होंगे वो हम लगा सकते हैं पहले ही। ये चीज है ये भी। ठीक है भाई। आइए आगे बढ़ते हैं, लिखो इसको। चलिए भाई, लिख लिया? हाँ, बोलते भी जाना है ना कि लिख लिया भाई। अब आपके दिमाग में आया होगा कि इंटरफेरिंग एनायंस कौन कौन से होते हैं। इंटरफेरिंग एनायंस कौन कौन से होते हैं? तो ये रहा बेटा, बोरेट, फॉस्फेट, आर्सेनेट, ऑक्जेलेट, फ्लोराइड और सिलिकेट। याद करने का तरीका है, बाप सॉफ्ट है। क्या है बेटा? बाप सॉफ्ट है। आप और कोई ट्रिक बना सको तो और ही अच्छी बात है। मेरे को तो जो आती है वो मैंने लिख दी, और भी आपको मिल सकती होगी। अच्छी बात यह है कि इसमें से एक भी अपने सिलेबस में तो है नहीं, बट सिलेबस में नहीं है तो क्या हुआ, टेस्ट को तो खराब करेंगे ही। वो तो डायरेक्ट सवाल पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा एनायन इंटरफेरिंग एनायन है, तो आपको सिर्फ बाप सॉफ्ट है से याद रखना है। ठीक है भाई। क्या पूछेगा सवाल इसमें से, नोट करो फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग एनायन इज इंटरफेरिंग? अब भाई आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो इसमें से कोई सवाल, वैसे आपको कोई टेस्ट नहीं करना ना कुछ करना, कुछ नहीं करना, बस ध्यान रखना है कि इंटरफेरिंग एनायंस कौन कौन से होते हैं। एनायंस को एसिड रेडिकल्स भी बोलते हैं, तो इंटरफेरिंग एसिड रेडिकल्स भी बोला जा सकता है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि सिर्फ एनायंस एनायंस बोलते रहो, शुरू में ही सिखा दिया था एनायंस को एसिड रेडिकल बोला जाता है। नेक्स्ट, लिख लिया है ना? ये मतलब ठीक है, मैंने बनाई थी ट्रिक, आप कोई और बढ़िया बनाओ तो बता देना यार, मेरे को तो यही आता था। सिलिकेट का फॉर्मूला कैसा भी हो सकता है, मतलब 2D सिलिकेट, 3D सिलिकेट, 4D मतलब सॉरी 4D नहीं, 2D 3D है ना, चेन सिलिकेट, सिलिकेट कैसा भी हो सकता है ना? आपने पढ़े होंगे SiO4 माइनस हो गया, तो सिलिकेट कोई सा भी हो सकता है, ऐसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, सिर्फ सिलिकेट लिख दो, इतने में ही काफ़ी है आपका तो। ठीक है भाई।
बेटा पी के आया और फिर यार कितने कैसे कैसे बना लेते हो तुम यार, तुम्हारी मर्जी यार, मेरे तो ये काम हो जाता है इससे, मुझे तो याद ही रखना बाप सॉफ्ट है, बात खत्म। अपन तो अब आता है क्लासिफिकेशंस ऑफ एनायन। एनायंस को क्लासिफिकेशन, हम एनायन का टेस्ट पहले करें तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनायंस पे आ जाओ। एनायंस के आज बेसिक बेसिक चीजें, टेस्ट तो शुरू हुए नहीं अभी तक, हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं, इसलिए आपको इस तरह से फटाफट, कोई दिक्कत है तो बताओ, है ना, ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको, कोई ऐसा मुश्किल लग रहा है अभी तक तो बता दो बेटा। अभी तो सब कुछ याद ही रखना है इस चैप्टर में, तो सब कुछ ही याद रखना है, ये तो चैप्टर ही ऐसा है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनायंस, है ना, क्लास ए एंड क्लास बी, क्या नाम दोगे, क्लास ए एंड क्लास बी, और इनके अंदर भी सब ग्रुप होंगे, ए का भी सब ग्रुप 1, बी का भी सब ग्रुप 1, ए का भी सब ग्रुप 2, बी का भी सब ग्रुप 2, यानी कि कुल मिला के एनायंस के क्लासिफिकेशंस दो तरह से हो सकते हैं। मेजर क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए वाले वो होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पर वॉलेटाइल प्रोडक्ट देते हैं। अब ये वॉलेटाइल प्रोडक्ट का मतलब कोई ना कोई गैस होगी, है ना, इस वॉलेटाइल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, कोई ना कोई क्या होगी बेटा, गैस ही तो होगी। यानी कि क्लास ए वाले वो एनायंस होते हैं जिनमें एसिड मिलाने पर कोई गैस निकलती है, उसे बोल दिया, उन सबको ले आए साइड में, बोलो भैया तुम कौन हो, बोले क्लास ए है। फिर क्लास बी वो है जो गैस नहीं देते। तो सर हमने कैसे क्लासिफाई किया, अरे भाई सिंपल है ना, एक टेस्ट ट्यूब लेगा, चूर्ण डालेगा, फिर कोई एसिड डालेगा, अगर गैस निकलती हुई दिखी तो तेरे इतना तो तय हो गया कि चलो क्लास ए में टेस्ट लगाने। अब अगर चूर्ण डाला, क्या डाला उसमें, चूर्ण, वही मिक्सचर, मतलब चूर्ण में एसिड डाला, कोई गैस नहीं निकली, तो क्लास ए के टेस्ट मत लगा, क्लास बी के लगा लेना। वोलेटाइल मतलब पूछ रहा है सेक केफ, कुछ नहीं होता बेटा, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है ना, कुछ नहीं। बाथरूम में जो टाइल्स लगी होती है ना, उसकी कंपनी है वोलेटाइल, बढ़िया कंपनी है, सही चलती है, मतलब टाइल्स, है ना, फूट टूट नहीं आती, बढ़िया कंपनी है, इंटरनेशनल ब्रांड है, तगड़ी कंपनी है, थोड़ी महंगी पड़ती है पर टाइल्स की कंपनी है वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है वाष्पशील, वाष्पशील का मतलब होता है, वाष्प मतलब भाप, नॉट बाप, भाप, जो उड़ सकता हो उसे वाष्पशील कहते हैं, वोलेटाइल। गैस उड़ सकती है, ठीक है ना, खेला है बचपन में तोता उड़, मैना उड़, तूने तो भैंस भी उड़ाई होगी, पक्की बात है, क्योंकि तेरे को उड़ने वाली चीज तो तब भी समझ नहीं आई होगी, तेरा बचपन की दिक्कत है। जिसे वॉलेटाइल समझ नहीं आ रहा है उसने भैंस भी उड़ाई है बचपन में, और तोते को नीचे ही बिठाया है, कि तोता तो नहीं उड़ता, ये वो है जिसने भैंस उड़ाई है। ठीक है, तो वॉलेटाइल का मतलब होता है जो उड़ सके। गैस तो उड़ती है, गैस तो वॉलेटाइल प्रोडक्ट ही होता है, गैस नहीं उड़ती क्या, बचपन में गलती करता था, आज भी कर रहा है यहाँ। फिर इसमें दो सब ग्रुप 1 है, सब ग्रुप 1, सब ग्रुप 2, दो सब ग्रुप है। सब ग्रुप 1 में ग्रुप रिएजेंट जो है उसे हमने डाइल्यूट एसिड बोला हुआ है, और हम यूज करते हैं डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4, ये यूज करेंगे हम। नियम है ना, ग्रुप रिएजेंट का मतलब होता है कुछ, नियम से चलना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है कि लेबोरेटरी में तुमको वो चूर्ण दिया लैब असिस्टेंट ने, फिर तुम्हारी मर्जी पड़े जो अपने साथ, क्योंकि 2-2 3-3 का ग्रुप तो होता ही है, फिर बोल रहा है कि सुन, कह रहा हाँ
जो तेरी मर्जी पसंद आ रही है ना, कोई सा भी एक एसिड उठा के लिया, कुछ भी मिला देंगे, टोंटी में से पानी डाल दे फिर, है ना। ऐसा नहीं होता, कुछ नियम होते हैं टेस्ट करने के, रेडिकल से किताबों में लिखे हुए हैं कि भाई आपको अगर पता चल गया कि क्लास ए है तो आप क्या करोगे। अब आपको सबसे पहले पता चलेगा क्लास ए है तो क्या करोगे, तो पता करोगे कि ऐसा क्या डाला था आपने, डाइल्यूट HCl डाला था, डाइल्यूट H2SO4 डाला था। सबसे पहले डाइल्यूट डाला जाता है, याद रखना एक नियम है सॉल्ट एनालिसिस का, हमेशा पहले डाइल्यूट चीजें यूज होंगी, कंसंट्रेट बाद में यूज होंगी। उसी तरह से जैसे ही मैं एक सब ग्रुप 2 में लिखूंगा तो फिर वही फर्क आएगा, ये कंसंट्रेट H2SO4 के साथ देंगे। तो अब सुनो फर्क सेकनो, इसके अंदर स्टेप्स बहुत जो है ना इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स का होना बहुत जरूरी है। आपने लिया टेस्ट ट्यूब में डाला थोड़ा सा चिमटी भर के चूर्ण, है ना, और चूर्ण डालने के बाद आपने मिलाया, बोलो क्या आप कंसंट्रेट H2SO4 मिलाओगे पहले, जल्दी बताओ, आप कंसंट्रेट H2SO4 मिलाओगे, वही गलती कर दोगे। अगर आपने कंसंट्रेट H2SO4 मिलाया तो आप ग्रुप 1 और सब ग्रुप 1 और सब ग्रुप 2 को अलग नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सब ग्रुप 1 वाले जो है ना, ये कंसंट्रेट के साथ तो दे ही देंगे, जो डाइल्यूट के साथ दे रहा है वो कंसंट्रेट के साथ तो दे ही देगा। इसीलिए सबसे पहले नियम है ये केमिस्ट्री का, पहले डाइल्यूट मिलाते हैं, क्योंकि नहीं देने वालों का पता लग जाए, क्योंकि जो डाइल्यूट के साथ देता है वो कंसंट्रेट के साथ जरूर देगा, लेकिन जो सिर्फ कंसंट्रेट के साथ देता है वो डाइल्यूट के साथ नहीं देगा। इसीलिए पहले डाइल्यूट यूज करना चाहिए ताकि क्लासिफिकेशन आप आए, समझ पाओ। तुम आए कह रहे, एक कह रहा दोस्त कह रहा कह रहा क्या कह रहा, चूरण कह रहा, हाँ, बोला डाल दिया, बोले हाँ, बोले क्या ला रहा है, कह रहा डाइल्यूट लिखा है। अबे डाइल्यूट तो सारे ही मिला रहे हैं, कंसंट्रेट लेके आ। अपन तेरा भाई कंसंट्रेट मिलाएगा तो ज्यादा मिलाएंगे अपन, तू कह रहा जल्दी हो जाएगा, जल्दी घर चलेंगे, बोला है कि करकुरा के नक्की करो, घर जाओ जाओ। तो पहले कंसंट्रेट मिला दिया, कंसंट्रेट मिलाया तो उधर वालों का टेस्ट भी आ ही जाएगा जो सब ग्रुप 1 वाले हैं, ठीक है, कंसंट्रेट मिलाया तो वो तो कर ही देंगे। प्रॉब्लम ये है कि फिर तुम बताओगे कैसे, कैसे करोगे, वो तो दे देगा ना, वो तो दे ही देगा। इसीलिए पहले डाइल्यूट मिलाओ। क्या नहीं हो सकता है, वहां पे एक दीवार हमेशा खड़ी रखो, बोले डाइल्यूट मिलाते हैं, पहले डाइल्यूट मिलाएंगे तो यही देंगे, सिर्फ ये नहीं देंगे। तो सिर्फ डाइल्यूट से पता लग जाएगा कि सिर्फ इधर से है। कंसंट्रेट मिलाओगे तो सबके लगाना बैठ के, फिर इधर का भी दे सकता है, उधर के तो दे ही सकते हैं। तो याद रखना, ये सब ग्रुप 1 वाले डाइल्यूट, जो डाइल्यूट के साथ देते हैं वो कंसंट्रेट के साथ तो दे ही देंगे। तो सर फिर आपकी जो इनकी क्या बोलते हैं अकल, क्या घास चरने करती, क्यों अलग अलग किया फिर इनको। अरे भाई वही तो मैं समझा रहा था, अलग अलग इसीलिए किया ताकि तुम पहले ये ना डालो, पहले वही डालो, ताकि पता चल जाए। अगर वहां से टेस्ट आ जाता है तो इसका मतलब इधर वाला तो नहीं है, क्योंकि ये तो डाइल्यूट के साथ नहीं देंगे, समझ रहे हो। तो पहले मिलाया जाता है डाइल्यूट, पहले क्या मिलाया जाता है बेटा, डाइल्यूट, समझ गए। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। फिर उधर वाला है क्लास बी, डू नॉट फॉर्म वोलेटाइल प्रोडक्ट विद एसिड, उसमें भी सब ग्रुप 1 है, उधर कोई गैस वैस नहीं बनती। आइडेंटिफाई बाय द पीपीटी रिएक्शंस, पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट नाम सुना है, ये प्रेसिपिटेट बना बना के चेक होते हैं। और ये सब ग्रुप 2 है जो रिडॉक्स चेंजेस के कारण होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस होंगी, कलर वलर बदल जाएंगे, KMNO4 K2Cr2O7 वगैरह ऐसे जो एनायंस होते हैं, है ना, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, मैग्नेट, परमैंगनेट, वो सब उस कैटेगरी में लगभग रहते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारे पास मोटा मोटा तौर से। अब कौन कौन से क्लास में कौन कौन से हैं हमारे सिलेबस में, जो सब ग्रुप 1 है, हमारे सिलेबस में सब ग्रुप 1 जो होता है उसमें हमारे सिलेबस में सिर्फ कौन सा है, कार्बोनेट है, सल्फाइड है और नाइट्राइट है। कौन कौन से हैं हमारे पास, हमारे सिलेबस वाले लिख रहा हूं मैं सिर्फ, ऐसे होने को और भी होते हैं, आगे आ जाएंगे। हमारे सिलेबस में कार्बोनेट है, सल्फाइड है, नाइट्रेट है। और आप चेक करना, मैंने उसी सीक्वेंस में आपके लिए ऑलरेडी जमा रखे हैं, वो देख, सब ग्रुप 1, क्लास ए सब ग्रुप 1,
इसी तरह से मैंने पहले ही दिमाग लगा लिया था। ये क्लास ए सब ग्रुप 1, ये क्लास बी सब ग्रुप 2, सॉरी क्लास ए ही है, ये भी गलत क्लास ए सब ग्रुप 2, और ये क्लास बी, और उसमें भी ये कहाँ है, रिडॉक्स तो ये देगा नहीं है ना, तो ये क्या है, प्रेसिपिटेट वाली रिएक्शन में, मतलब सब ग्रुप 1 में। मैंने उसी तरह से अरेंज किए इनको पहले ही। ठीक है भाई, अभी क्लियर है ये सब। तो ये तो सिर्फ सिलेबस में जो है वो है, तो हमने भी यहां पे सिर्फ सिलेबस में जो है वही मेंशन किए हैं। लेकिन ठीक है, शुरुआती जो प्रीलिमिनरी टेस्ट होते हैं, कंफर्मेटरी तो हम बाद में पढ़ेंगे, है ना, वो हम देख लेंगे। जैसे यहाँ क्लास बी में हमने लिखा हुआ है, होने को यहाँ फ्लोराइड भी होता है, बट हमारे सिलेबस में क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है और नाइट्रेट है, ये हमारे सिलेबस में है। और यहाँ आएगा सल्फेट। क्लियर है भाई? लेट नो, रिडॉक्स में कौन से आएंगे, डाइक्रोमेट आएगा, क्रोमेट आएगा, मैग्नेट, पर मैग्नेट, ये सब रिडॉक्स में आते हैं, अपने है ही नहीं सिलेबस में रिडॉक्स वाले। रिडॉक्स रिएक्शंस जो होती है ना, नॉर्मली कलर वलर चेंज होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से चीजें चेंज हो जाएंगी, प्रोडक्ट बदलेंगे, वो सब है। चले भाई आगे, नोट कर लिया? ये सिर्फ सिलेबस वाले लिखे हैं मैंने, होने को और भी होते हैं, अगली स्लाइड पे तुरंत पता चल जाएगा कि मैं आपको इस सब ग्रुप 1 में भी और करवा दूंगा। जिसमें से मैंने जिस पे स्टार मार्क किया है वही हमारे सिलेबस में लिख लिया। किसी बच्चे ने अगर प्रैक्टिकल्स किए भी होंगे ना, तो आज उसको सिस्टमेटिक चीजें समझ आएंगी, क्योंकि वो तो क्या होता था कि किताब सामने खोल के करना होता था। ये देखो, एनायंस ऑफ क्लास ए, वोलेटाइल प्रोडक्ट विद एसिड, और उसमें भी सब ग्रुप 1 लिया है मैंने अभी, उसमें भी क्या लिया है मैंने, सब ग्रुप 1 लिया हुआ है, देखो। और इसमें जहां जहां स्टार है वही हमारे सिलेबस में है, सिर्फ कार्बोनेट, सल्फाइड और नाइट्राइट, अभी पीछे यही 3 लिखे हुए हैं। पर क्या वही सिर्फ 3 होते हैं? नहीं, और भी होते हैं, और ये इतने सिंपल से हैं कि इनके ये वाले टेस्ट तो वो पूछ ही सकता है। एमडीजे वॉलेटाइल, मतलब एमडीजे प्रोडक्ट जो है वो, एमडीजे क्या लिखोगे, गैस से गैस करेंगे, गैस से गैस करेंगे, कौन सी गैस निकली है उससे ही हमको गैस करना पड़ेगा कि इसमें कौन हो सकता है। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि हम क्लास ए पर चल रहे हैं, और सारे क्लास ए वाले वो हैं जो एसिड्स के साथ क्या करेंगे, वॉलेटाइल प्रोडक्ट देंगे, यानी कोई ना कोई गैस देंगे। जीआर मतलब ग्रुप रिएजेंट, तो इसका ग्रुप रिएजेंट लिखा हुआ है डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट, ये जीआर का मतलब होता है बेटा ग्रुप रिएजेंट। एक ऐसा रिएजेंट जो इस ग्रुप के लिए यूज रहेगा, हमेशा यही यूज करना है। सारे लिखो लिखो लिखो, यहां से तो वो आसान आसान तो पूछ ही सकता है। ये तो देखो, अब कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट हो, अगर उस चूर्ण में तुमने इसमें से कोई भी एसिड, एक एसिड लेना है, कोई भी एक एसिड मिलाया, और तुम्हें लगा कि कोई कलरलेस, ऑर्डरलेस, ब्रिस्क एफरवेसेंस है ना, जैसे सोडे की बोतल खोलने के बाद तुमको क्लियर पानी के अंदर बबल्स नजर आते हैं ऊपर उठते हुए, अगर ऐसा कुछ सीन हुआ है ना, तो पैग नहीं बनाना है,
रुकना है कि भैया CO2 हो सकती है। कौन सी गैस होगी? कलरलेस, ऑर्डरलेस, और यहां पे कौन सी हो सकती है? CO2 गैस निकलेगी वो। और जब ऐसी कोई CO2 गैस निकले तो हम बोलेंगे कि कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हो सकता है। क्या बोलेंगे हम? कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हो सकता है। फिर आप बोलोगे सर फिर कार्बोनेट है कि बाइकार्बोनेट है, ये कैसे पता चलेगा? तो अरे तो उसके लिए तो आगे टेस्ट होंगे ना, ये तो प्रीलिमिनरी टेस्ट है। एक एक करके, मतलब ये सॉल्ट एनालिसिस जो है वो प्याज की तरह है। प्याज जानते हो? अनियन, लेयर टू लेयर खोलना पड़ता है उसे। एक खोलो, एक खोलो, एक खोलो, एक खोलो, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। पहले आपने क्लास ए है या क्लास बी है वो चीज पता करी, गैस आई या नहीं आई। फिर आपने पता चला कि नहीं नहीं गैस आई है तो क्लास ए है। फिर आपने डाइल्यूट मिलाया, डाइल्यूट मिलाने पे रिएक्शन हुई तो आपको पता चला कि डाइल्यूट मिलाने पे रिएक्शन हुई, इसका मतलब सब ग्रुप 2 तो नहीं है, सब ग्रुप 1 है। अब तुम सब ग्रुप 1 में आ गए, और सब ग्रुप 1 में कौन कौन से एनायंस होते हैं? तो इतने होते हैं, यूं मान के चलो। फिर तुमने डाइल्यूट HCl मिलाया, वापस से छोटा सा चूर्ण लिया, फिर मिलाया। फिर तुमने देखा कि अरे यार कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस निकलती हुई दिख रही, मतलब कलरलेस है और ऑर्डरलेस है तो ऑब्वियसली पता नहीं चलेगा। तो पता कैसे चलेगा कि सोडे के अंदर से जब गैस निकलती है तो हमें पता चलता है क्या? नहीं ना। हमें पता कैसे चलता है? कि उस पानी के अंदर हमें बबल्स नजर आ रहे होते हैं कि यार ऊपर कुछ जा रहा है, तो ये CO2 गैस निकलती है। ठीक है, सीओ ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन नजर आए तो वहां दिमाग लगाओ कि यार कार्बोनेट हो सकता है या बाइकार्बोनेट हो सकता है, क्योंकि CO2 इन दोनों केस में ही निकल सकती है। उसमें फिर कार्बोनेट है कि बाइकार्बोनेट है वो आगे जाके, अगर आपको कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का पता लग गया तो आगे जाके कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के ही टेस्ट लगाने सिर्फ, बाकी से तो बच गए ना। ये चीज है, तो स्टेप बाय स्टेप चलता है ये ऐसे। फिर है अगर सल्फाइट है, ये है ना ट, नॉट ड, ड से डमरू वाला नहीं है ये, ट से टमाटर है। हाँ, बड़े मजेदार वो वाला है। तो ये सल्फाइट है और ये बाई सल्फाइट है। ग्रुप रिएजेंट मिलाओगे इनमें से कोई भी एक, बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल, चॉकिंग गैस होती है, चॉकिंग गैस बोलते हैं उसे। पटाखा जब जलता है तो दीपावली के दिन आप देखते हो कि दीपावली के दिन आसपास से कैसी स्मेल आ रही होती है, जो है वो घबराहट होती है, चॉकिंग स्मेल है ना, सांस लेने में दिक्कत होती है, वो बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल होती है, और वो होती है SO2 गैस निकलती है उसमें। अगर ऐसी कोई स्मेल आए तो दिमाग लगाओ कार्बोनेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो तो ऑर्डरलेस है। अगर स्मेल बर्निंग सल्फर लाइक जो है ना, पटाखा जलने के बाद जो स्मेल आती है बेटा, पटाखा जलने के बाद, वो पटाखा जलने के बाद स्मेल कैसी आती है? अगर वैसी स्मेल आती है तो पता करो कि वो CO2 SO2 हो सकता है। ब्रिस्क के बाद क्या लिखा है? एफरवेसेंस, EFFERVESCENCE। ठीक है, अगर आपने मिलाया, भाई ये तो अलग अलग ऑब्जर्वेशन आ सकते हैं, है ना। आपने टेस्ट ट्यूब ली, उसमें मिलाया डाइल्यूट HCl, है ना, और एक स्मेल आई जो कि सड़े अंडे जैसी स्मेल है, रोटन एग लाइक स्मेल है, तो इसका मतलब है वो H2S गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी बेटा? H2S गैस निकलेगी। जब H2S गैस निकलेगी तो वो आपको बता के जाएगी कि सल्फाइड आयन है, ड से डमरू, सल्फाइड, और ये हमारे सिलेबस में है, स्टार मार्क है। अब ये जुनेद के यही तो दिक्कत है, जुनेद के तकलीफ दूसरी है। जुनेद कह रहा है फिर 2 बार डालना है क्या? फिर 2 बार डालना है क्या? अरे मेरे भाई, लेब असिस्टेंट तेरे को चूर्ण में सब कुछ मिला के दे रहा है क्या? तेरे तो कोई एक ही होगा। तो जब तू डाइल्यूट H2SO4 डालेगा तो इनमें से कोई एक ही आएगा ना तेरे। तू पागल वागल है क्या? तू थोड़ा सा है क्या? ये नहीं आई तो दूसरा डालूं, अरे ये नहीं आई तो दूसरा। अरे बेवकूफ, जब टेस्ट ट्यूब में चूर्ण डालेगा और तूने डाइल्यूट H2SO4 डाला, मैं कह रहा हूं कुछ नहीं हुआ, तो फिर क्लास ए ही नहीं है ना, वो तो क्लास बी हो गई।
अब दिमाग तो लगा, उसे लग रहा है कि ये सब करना है हमें। तूने लैब असिस्टेंट के क्या मतलब, क्या लगा तू लैब असिस्टेंट के जमाई लगता है तू, जो बोलेगा कि तेरे को एक साथ सब सिखाऊंगा, सारे मिला के दे देगा वो। इनमें से कोई एक होगा यार तेरे चूर्ण में, तो तू जब डालेगा डाइल्यूट H2SO4 तो इनमें से कोई एक ऑब्जर्वेशन आएगा तेरे पास, कोई एक ही तो आएगा। सारे आ जाएंगे क्या कि इधर पटाखे जलने की स्मेल आ रही है, इधर गुड़गुड़ हो रहा है, इधर ओहो हम थोड़ी थोड़ी तो सड़े अंडे की भी है, ओहो खट्टा खट्टा भी स्मेल कर रहा है। अरे के सारे हैं, लिख दे ऑल आयंस आर प्रेजेंट, लिख दे। हो गया सर, जा रहा हूं मैं तो। पागल है? यही तो दिक्कत है, तू पक्का डमी वाला है, क्योंकि जिसने ये प्रैक्टिकल किया है उसको इतना कॉमन सेंस तो है कि कैसे करते हैं, उसे ये चीज समझ आ रही है कि ये सब एक साथ नहीं होते, स्टेप बाय स्टेप होते हैं, उसे ये चीज समझ आ रही है, पर तू पक्का डमी वाला है। अभी आ गया देखो, पवन कह रहा है कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट कैसे पहचाने। पवन, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के टेस्ट होते हैं अलग से, वो करने पड़ेंगे। तू चाह रहा है कि एक डाइल्यूट H2SO4 मिला के ही फ्री हो जाऊं मैं तो जीवन में, आगे कुछ ना करूं, ऐसा नहीं होता पवन। जब तुझे यह पता चल जाएगा कि कार्बोनेट हो सकता है या बाइकार्बोनेट हो सकता है तो पवन है, थोड़ा सोच, बाकियों से तो बच गया तू। अब तेरे पास दो ही तो आयंस बचे हैं जिसके टेस्ट लगाने हैं, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, तो लगा ले उनके टेस्ट। एक तो सोच तू 10 के लगाता, अब तू 2 के ही लगाएगा। तू भी डमी वाला है, तेरे भी ये चीज समझ नहीं आ रही कि कैसे होगा, क्योंकि स्टेप्स उसी को क्लियर हो पाएगी जिसने वाकई में टेस्ट ट्यूब हाथ में पकड़ी है। तूने पकड़ी है टेस्ट ट्यूब हाथ में कभी? नहीं पकड़ी? और ये तो यार डमी वालों को भी बुला बुला के करवा ही लेते हैं वो। रुक जा रे, गर्म पानी मंगा दे, गला और खराब है, तुम चिल्लवा हो रहे हो। राजकुमार जी कहाँ गए? रवि, ये गर्म पानी दे दी, गर्म पानी भर दे यार वो। हाँ मतलब जिसमें गर्म रहे, बढ़िया से साफ कर दियो उसको यार, अच्छे से साफ करना बोतल को। पता नहीं कोई सॉल्ट एनालिसिस लगा के गया होगा उसको। यस, दिस इज ओनली प्रीलिमिनरी टेस्ट है यार, कि तुम कुल मिला के बहुत सारी भीड़ में से कोई 2 छांट रहे होगे यार। रुको यार, धीरे धीरे करके तुम साइड में कर रहे हो, बोले क्लास बी नहीं है, सब ग्रुप 2 नहीं है, CO2 निकल रही है, इसका मतलब है बाकी के नहीं है। अब इसके बाद आगे जाओगे। बिल्कुल ऐसे कुछ भी सवाल पूछ रहे हैं, दे नाइट्राइट अगर होगा और आपने मिलाया ऐसा, सुन ले ओ पवन, मस्त पवन के झोंके, इधर आ, देख ले। अगर ब्राउन फ्यूम्स आई, अगर ब्राउन कलर की फ्यूम्स नजर आई टेस्ट ट्यूब में से, भूरे रंग की गैस उड़ती हुई दिखी, तो वो गैस होगी NO2 गैस। ठीक है। अगर एसिटेट हुआ तो एसिटिक एसिड जो है वो गैस की फॉर्म में निकलेगा और स्मेल देगा। ये वाला काम तो पता है सबसे पहले करते थे हम, जो भी चूर्ण देता था ना उसको क्या करते थे, हल्का सा पानी में रगड़ के और यहां हाथ पे ऐसे ऐसे रगड़ते थे, हल्का सा पानी, है ना। और कई बार तो पानी की भी जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में ऐसे सिरके जैसी स्मेल आती है। सिरका जानते हो, वो जो प्याज देते हैं रेस्टोरेंट में, सिरके वाले प्याज, विनेगर, है ना, खट्टी खट्टी स्मेल होती है, मतलब वो खट्टी खट्टी स्मेल अगर है तो वो फिर एसीटेट आयन है। ये काम तो हम सबसे पहले करते थे कि देख ले भाई खट्टी खट्टी स्मेल है क्या, है ना। उसके बाद थायोसल्फेट, थायोसल्फेट जो है वो सल्फर प्लस SO2 देगा। अब देखो ऊपर भी SO2 गैस आई है और अभी फिर SO2 गैस आएगी, तो पता कैसे लगेगा?
तो ये पता ऐसे लगेगा कि सल्फर प्लस SO2 है, और ये सल्फर की टर्बिडिटी, टर्बिडिटी समझते हो, जो नीचे पीला पीला जम जाएगा। SO2 गैस तो निकलेगी, वो तो यहां पे भी निकल रही है, लेकिन इस SO2 गैस की स्मेल के साथ अगर नीचे येलो कलर का, है ना, हल्का येलो कलर का, पेल येलो कलर का अगर टर्बिड सॉल्यूशन आता है, तो फिर ये डिफरेंस, ये सल्फर, ये सॉल्यूशन डिफरेंशिएट जो है करेगा कि वो सल्फाइट है या बाइसल्फाइट है या नीचे थायोसल्फेट है। थायोसल्फेट में और सल्फाइट में दोनों में SO2 गैस निकलती है। ऊपर SO2 निकल रही थी, नीचे भी देखो SO2 गैस निकल रही है। द डिफरेंस इज कि नीचे वाले में थोड़ी देर रुकने के बाद, थोड़ी सी देर, कुछ सेकंड्स और रुकने के बाद हमें पता लगता है कि थोड़ी देर बाद हमें लगे कि अगर कोई पेल येलो मतलब हल्का पीला कोई सॉल्यूशन तुम्हें नजर आ जाए, धुंधला धुंधला सा पीला पीला, तो फिर आप थायोसल्फेट बोलोगे, ना कि सल्फाइट या बाइसल्फाइट बोलोगे, है ना। झागनी, टर्बिड मतलब धुंधला, क्लाउडी सा, क्लाउडी भी सुपरलेटिव हो गया थोड़ा सा, टर्बिड मतलब धुंधला रे यार, जो कह सकते हैं ना कि ट्रांसल्यूसेंट होता है मगर ट्रांसपेरेंट नहीं होता, उसके तुम आर पार नहीं दे सकते मगर उससे लाइट आर पार हो सकती है। ये तो पता है ना, ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट में फर्क होता है ना। ब्राउन फ्यूम्स की कौन सी स्मेल है? नहीं है ना, स्मेल की जरूरी नहीं है ना। अब वो भूरे रंग की गैस निकल रही है तो जरूरी है कि सूंघ के ही बताएगा, और किसी में कलर आ रहा है क्या भूरा? नहीं आ रहा है ना, बस फिर सूंघने की इतनी आदत हो गई, कह रहे हैं कि वो ब्राउन फ्यूम्स में स्मेल नहीं लिखा आपने। अबे तो जो वो कलर ही ब्राउन है तो लिख दे NO2, देख के भी बता दे यार, सूंघ के ही बताएगा क्या? अपनी आंखों पे विश्वास नहीं है क्या? नाक पे ही है क्या? आंखों पे भी कर ले भाई। ठीक भाई, चले आगे। लिख लिया ये? यहां तक चीज समझ आएगी नहीं आई पहले तो ये बताओ। एक एक करके चीजों को समझेंगे, चिंता मत करो, बहुत आराम आराम से। ऐसा चैप्टर है कि बढ़िया से पढ़ाएंगे, सवाल भी बढ़िया से। क्या होता है कि इसमें सवाल जब बनाता है ना वो, सब ग्रुप 2, ग्रुप रिएजेंट कंसंट्रेट H2SO4। ये कंसंट्रेट H2SO4 की 3 प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको बताया भी था, P ब्लॉक में बताया था, नहीं D ब्लॉक में बताया था। D ब्लॉक में जब Mn2O7 वाला एक्सप्लोजिव कंपाउंड बना था, पंडित जी वाला और शादी वाला, ऐसा कुछ मैं करके कोई एग्जाम्पल बता रहा था। तो कंसंट्रेट H2SO4 3 प्रॉपर्टी तीनों दिखाता है, एसिडिक, डिहाइड्रेटिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखाता है। ठीक है, अब क्लोराइड और फ्लोराइड को तो ये ऐसे मतलब जिन पे स्टार लग रहे हैं, पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि जिन पे स्टार लग रहे हैं वही हमारे सिलेबस में, बाकी नहीं है। तो हमारे सामने अगर आपने मान के चलो, अच्छा अभी क्लियर कर देता हूं, पवन हो गया, जुनेद हो गया, दोनों एक बार वापस सुन लो बेटा। ये अब हम सब ग्रुप 2 पे हैं, यानी कि अगर डाइल्यूट H2SO4 मिलाने पर या डाइल्यूट HCl मिलाने पर कुछ नहीं हुआ तो हम इधर आएंगे। ऐसा नहीं कि सब के सब करने बैठ के वो निकल लियो अब लेके आ रहे कंसंट्रेट H2SO4 मिलाएंगे, नहीं। अगर डाइल्यूट H2SO4 मिलाने पर या डाइल्यूट HCl मिलाने पर कुछ नहीं हुआ तो फिर हम यहां पर आएंगे। अब हम कंसंट्रेट H2SO4 मिलाएंगे। पवन इधर देख, अगर तूने
फ्लोराइड अगर अंदर है, जो कि तुझे पता नहीं होगा, फ्लोराइड अगर अंदर है और कंसंट्रेट H2SO4 मिलाएगा, कुछ नहीं होगा, HF बनेगा और वो एक क्लियर सॉल्यूशन होगा। HF बनेगा और एक क्लियर सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन एक चीज है, वो बहुत तगड़ी है, वो सुन लो, कि अगर उस क्लियर सॉल्यूशन को थोड़ी देर तक पड़ा रहने दिया, मतलब होता ना कि प्रैक्टिकल चल रहा है, 2-3 घंटे 4 घंटे हो गए, आपने पड़ी रहने दी, टेस्ट ट्यूब साफ नहीं करी, पड़ा है वो HF, उसी टेस्ट ट्यूब में HF पड़ा है, तो HF क्या करता है कि जिस टेस्ट ट्यूब में वो HF बनेगा, जिस भी टेस्ट ट्यूब में वो HF बनेगा, ये HF भरा हुआ है अंदर, टेस्ट ट्यूब किसकी होती है? बोले ग्लास की। ग्लास किसका होता है? मिट्टी का। बोले तो SiO2 का। ग्लास किसका होता है? SiO2 का। भाई कांच किससे बनता है? SiO2 से ही बनता है। कांच है क्या? SiO2 ही तो है, 3D सिलिकेट ही तो है कांच। तो ग्लास है, ग्लास SiO2 होता है। अब अगर आपने बहुत देर तक इस क्लियर सॉल्यूशन को छोड़ा, तो ये क्या करता है कि अंदर जो है ना, अंदर SiO2 कांच की ऊपर की परत को खा जाएगा, कांच की ऊपर की परत को खा जाएगा, और क्या बनेगा? HF प्लस SiO2 करके एक रिएक्शन होगी आफ्टर सम टाइम, और ये बन जाएगा H2SiF6। यानी कि जो SiO2 पानी में नहीं घुलता है ना, वो HF घोल सकता है। और HF इसीलिए करता है, HF जो है ना, आप याद रखो, आप ध्यान रखो, वो कांच को कुरेदने को क्या बोलते हैं? कांच की ऊपरी सरफेस को कुरेद देता है। आपने वो वाले ग्लास देखे जिन पे डिजाइन्स बनी होती है, उस पे हाथ घुमाना, वो खुरदुरे से होते हैं, खुरदुरे से होते हैं ना, थोड़े रफ होते हैं, उनमें से कांच आर पार नहीं दिख रहा होता है, ब्लर्ड हो जाते हैं वो वहां से, उसको बोलते हैं एचिंग ऑफ ग्लास। क्या बोलते हैं उसको? एचिंग ऑफ ग्लास। इसको क्या बोलते हैं? एचिंग ऑफ ग्लास। ये क्या होता है? एचिंग ऑफ ग्लास। ये रिएक्शन, ये जो बनेगा, ये ग्लास को बेसिकली, ये कांच है, ये HF है, इसने कांच को घोल दिया। भाई पानी में तो नहीं घुलता, HF में घुल जाता है। तो जहां जहां जो जो डिजाइन बनानी है, उस जगह पे HF छिड़क दो, वो वहां वहां से कुरेद देगा, हमें लगेगा डिजाइन बना दी, फूल बना दिया सा। तो होता यहां पर भी ऐसा ही है। अगर वो HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, अगर वो HF टेस्ट ट्यूब में पड़ा रह गया, तो जितनी टेस्ट ट्यूब HF से भरी हुई है, उतनी उतनी टेस्ट ट्यूब नीचे से खराब हो जाएगी, धुंधली हो जाएगी। ठीक है, उसको बोलते हैं एचिंग ऑफ ग्लास। कुरेद देना, ये एचिंग ऑफ ग्लास है। तो कुल मिला के अगर आपने कंसंट्रेट H2SO4 मिलाया, क्लियर सॉल्यूशन है ना, कुछ नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद वो टेस्ट ट्यूब खराब हो गई, इसका मतलब है जो ग्लास है वो अंदर से खराब हो गया। कौन खा गया उस ग्लास को? HF खा गया। ठीक है भाई, तो क्लियर सॉल्यूशन है। दूसरा, अगर HCl के गैस के व्हाइट फ्यूम्स आए, अगर Cl माइनस होगा तो HCl के व्हाइट फ्यूम्स आएंगे, व्हाइट फ्यूम्स आपको निकलते हुए दिखेंगे। अब आपको लग रहा है कि यार व्हाइट फ्यूम्स जो हैं वो इतने बढ़िया नहीं आ रहे हैं, इतने बढ़िया नहीं आ रहे हैं, थोड़े तेज करना चाहता हूं, थोड़े थोड़े ही दिख रहे हैं। तो वो जो व्हाइट फ्यूम्स निकल रहे हैं ना, इन्हीं व्हाइट फ्यूम्स को आगे आप NH4OH के साथ रिएक्शन करवा लो। जब आप NH4OH के साथ रिएक्शन कराओगे तो वो NH4Cl बनेगा। अब लिख सकते हो आप डेंस व्हाइट फ्यूम हो जाएंगे। हाथों हाथ तुरंत किसी को बोला कि अरे ले अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेके आ, तो बोले क्यों? कि मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट है यार कि ये व्हाइट फ्यूम्स हैं बट दिख नहीं रहे हैं। ब्लैक सरफेस पे ले जाके कई बार टेस्ट ट्यूब को देखना पड़ता है कि पीछे का जो बैकग्राउंड है वो डार्कर हो, डार्क बैकग्राउंड पे ले जाके कई बार देखना पड़ता है कि निकल तो रहे मगर हमें थोड़ा सा डाउट है। तो कुछ नहीं करना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेके आ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर ग्लास रोड देखी, ग्लास रोड एक कांच की एक छड़ होती है, ग्लास रोड,
ऐसा सा एक है ना, लंबी सी एक कांच की रोड होती है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में उस रोड को गीला कर दिया और अब इस वाली टेस्ट ट्यूब में से, जिसमें से HCl निकल रहा है व्हाइट फ्यूम, उस टेस्ट ट्यूब में उस ग्लास रोड को डाल दिया। जब देखा कि उस ग्लास रोड के ऊपर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वो क्या कर रहा है, निकलने वाली HCl के साथ रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड बन रहा है। अब आपको लग रहा है कि अरे वाह यार गजब, एकदम जोरदार सफेद धुएं निकल रहे हैं। ये करते हैं। फ्यूम्स का मतलब धुआं है ना, धूम्र बोल दो, धुआं बोल दो, ऐसे बोलते हैं। तो ग्लास रोड जो होती है, एक को भेजा फटाफट कि वो रखा, देख उसको पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जल्दी से उसमें डुबो के लेके आए, ये ग्लास रोड है ना, मेरे को डाउट है कि व्हाइट फ्यूम्स हैं, अपन चेक कर लेते हैं, ढंग से निकाल लेते हैं। तो जहां से जिस टेस्ट ट्यूब में से व्हाइट फ्यूम्स आ रहे होते हैं, उसमें ग्लास रोड डाल दी, वो व्हाइट फ्यूम्स और ज्यादा डेंस हो गए बेटा, तो हम और बोल देंगे कि क्लोराइड हो सकता है। अभी और क्या बोल देंगे हम, क्लोराइड हो सकता है। ठीक है भाई। फिर आता है ब्राउन वेपर्स। अगर हमें मिले, अगर हमें यहां पे ब्राउन Br2 की, पहली चीज तो Br2, यहां बनेगा Br2 गैस, ब्राउन वेपर। ठीक है। फिर I2 बनेगी, वो है वायलेट फ्यूम्स। फ्यूम्स वेपर एक ही बात है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इन चीजों में। अगर ऑक्जेलेट है तो CO हो सकता है और CO2 गैस जो है उसका मिक्सचर निकलेगा। ठीक है। सर CO2 तो पीछे भी निकल रही थी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये है? पहले तो यहां से पता चलेगा कि तूने अगर पहले ही कंसंट्रेट मिला दिया था तो ये तेरे कंफ्यूजन आएगा, क्योंकि उधर तो डाइल्यूट है। अब ऑक्जेलेट डाइल्यूट के साथ तो देगा नहीं, ये वाले तो सिर्फ कंसंट्रेट के साथ देते हैं। हाँ, कंसंट्रेट के साथ वो सब ग्रुप 1 वाले जरूर दे देते हैं। तो अगर आपने गलती करी और पहले ही कंसंट्रेट मिला दिया तो आपके लिए CO2 एक बहुत बड़ा खतरा हो सकती है। लेकिन इसमें भी एक फर्क होता है, CO जो होता है ना वो जलता है, CO2 जलता नहीं है। CO2 जलता नहीं है, CO जलता है। तो अगर आप मतलब कह सकते हैं कि अगर आप आग लेके जाओगे इसके पास और साथ में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड होगी तो वो और जल सकती है, क्योंकि कार्बन के पास अभी +2 से +4 में जाने का ऑप्शन है। ऐसा कार्बन बैठा है जो और जल सकता है। लेकिन सिर्फ CO2 अगर जहां पे निकलती है, जो कि बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट में निकलती है, तो सिर्फ CO2 जब निकलेगी तो, और अगर आप आग लेके जाओगे तो कुछ नहीं होता, उसके कुछ भी नहीं होता। CO2 इनफैक्ट आग को बुझा देती है। खैर ये अपने सिलेबस में भी नहीं है, इतनी बात मैं करूंगा भी नहीं, है ना, नॉर्मल है। फिर है हमारे पास नाइट्रेट। यहां पर भी हमारे को ब्राउन फ्यूम्स मिलते हैं ऑफ NO2। अब दिक्कत हो गई, बोले सर वो भी ब्राउन है ये भी ब्राउन है, पता कैसे करें कि वो ब्रोमाइड है या नाइट्रेट है? तो आपको करना कुछ नहीं है, इन ब्राउन फ्यूम्स को पानी में डालना है। ठीक है, पानी में डालना है, और अगर कलरलेस रहे, फर्क देखना, ब्राउन फ्यूम्स NO2 की, ब्राउन फ्यूम्स ही Br2 की। लेकिन ये जो Br2 वाली ब्राउन फ्यूम्स है, इसको पानी में डालोगे तो रंग भी भूरा हो जाएगा। लेकिन ये वाली जो ब्राउन फ्यूम्स है, इसको डालोगे तो यहां पे देख लेना फर्क, मैं आगे दोनों रिएक्शन बता दूंगा। अगर आप इसे H2O में डालते हो तो फिर ब्राउन कलर हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे कलरलेस रहेगा। ये एक स्टेप आगे जाके इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। अगर दोनों जगह पे भूरे रंग की गैस निकल रही है, ब्राउन कलर के वेपर्स निकल रहे हैं, तो एक को पानी में डालने पे कलरलेस रहेगा, और दूसरे को पानी में डालने पे अगर पानी का कलर भूरा हो जाए तो जो पानी को भी भूरा कर दे वो Br2 है ना, पानी को भी भूरा कर दे वो Br2 है, और जो पानी में जाके भूरा ना हो वो NO2 है। ठीक है,
कॉपर टर्निंग्स देते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट। रुक जा बेटा रुक जा। कॉपर टर्निंग्स NO2 की मात्रा बढ़ाने के लिए होता है, और हमें यहां NO2 की मात्रा नहीं बढ़ानी है। NO2 को पता करना है कि ये भूरी NO2 है या ये भूरी Br2 है, ये ब्राउन कलर NO2 का है या Br2 का है, ये पता करना। ए बेटा रुक जा भाई रुक जा, आता है तेरे को मुझे पता है, पर सब्र तो कर ले। कॉपर टर्निंग्स NO2 की मात्रा को बढ़ाता है। आगे जाके अब जब हमें NO2 ज्यादा चाहिए ना, ज्यादा, तो हम कॉपर टर्निंग्स मिलाएंगे। वो कंफर्मेटरी टेस्ट है, सब्र कर ले। कंफर्मेटरी टेस्ट अभी कर लेगा क्या सारा? कह रहे कि CO गैस जलेगी कैसे जब CO2 चल रही है? तो बेटा पहली चीज तो ये सिलेबस में है नहीं, और जो मैंने बताया वो एक अधूरा सा ऊपर ऊपर से एक्सप्लेनेशन दिया था। प्रॉपर उसमें ना पता करना पड़ता है कि CO जो होती है ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है। मतलब CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन से भी उस चीज का पता कर सकते हैं कि इसमें साथ में CO है कि नहीं है, क्योंकि CO2 तो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकती, वो तो ऑलरेडी +4 में, उसका तो और ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता। CO जो होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है, और एक ब्लू फ्लेम के साथ चलती है ना, नीले रंग की फ्लेम के साथ जलती है। तो ये फ्लेम के टेस्ट से पता किया जाता है बेसिकली। बाकी तो देख तुझे भी पता है कि मैंने बताते बताते रुक गया था मैं, मुझे याद आया इस पे तो स्टार ही नहीं लग रहा, ये तो सिलेबस में ही नहीं है। तो मुझे तो अब सारे आते हैं इसमें से, पर मेरे को रुकना कहाँ है, फिर मैं ये स्टार देख के रुकता हूँ। कह रहा अच्छा रुक जाओ, ये नहीं बताना है। फिर बोरेट है, बोरेट में वाइट फ्यूम्स आएंगे। H3BO3 के बोरिक एसिड है, वाइट फ्यूम्स आएंगे H3BO3 के, ठीक है, जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाला ये जो हमने किया ना सेकंड स्टेप, उससे अलग हो जाएगा। ये वाइट फ्यूम्स आए, वैसे तो ये वाइट फ्यूम्स बहुत ही ज्यादा होते हैं, ये अपने आप में ही पता चल जाता है। ये वाइट फ्यूम्स हल्के होते हैं, इनको डेंस बनाया जाता है। अगर आप इनको डेंस बनाओगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड से तो पता लग जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड दूसरी स्टेप है जहां से इन दोनों वाइट फ्यूम्स को आप अलग कर सकते हो। ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसे भी इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। चले आगे, चलिए। तो कुल मिला के ये जो दो रिएक्शन थी ना, ये होता क्या है वो मैं बता देता हूं आपको, कि जब आप Br2 को पानी में डालते हो, ठीक है, Br2 को पानी में डालोगे तो ब्राउन कलर आएगा, और जब आप NO2 को पानी में डालोगे तो वो कलरलेस रहेगा। अब कलरलेस क्यों रहेगा? क्योंकि ये जो रिएक्शन करेंगे तो वो होगा NO + HNO3 बन जाएगा। ये पानी में H2O, पानी में NO2, पानी में NO2 2,5 हो जाता है, पानी में NO2 2,5 हो जाता है। क्या याद रखोगे? पानी में NO2 2,5 हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट, मतलब कह सकते हैं कि आगे भी बहुत काम की है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये डिसप्रपोर्शनेट है। कि चार से कम और 4 से ज्यादा डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है। याद रखोगे, पानी में NO2 2,5 हो जाता है।
ये चैप्टर बोर्ड में डिलीट है, महक फारूक कह रहा है। तो तू बोर्ड ही दे लेना, क्या करना है तेरे को, तेरे तो क्या ही है, बोर्ड दे ले तू। कौन से तेरे को नंबर लाने हैं यार, तू मजे ले रहा है फारूक भाई। क्लास बी पे आ जाओ भाई। ये लो, ये अपने सिलेबस में है नहीं, सिर्फ ये एक ही है, सल्फेट, एकमात्र, बस ये है हमारे सिलेबस में। ठीक है भाई। क्रोमेट, डाइक्रोमेट, क्रोमेट इधर भी होता है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा रहता ही है ना, कि क्रोमेट जो है वो प्रेसिपिटेट भी दे देता है, क्रोमेट जो है वो रिडॉक्स भी दे देता है, तो कई बार जो दोनों देते हैं वो दोनों ग्रुप में रहते हैं, है ना। बट ठीक है, वो जो उनके आगे कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं वहां से वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, और तो अपने तो सिलेबस में है नहीं, तो चाहो तो हटा दो इसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को ऐसा कोई वो नहीं चाहिए। तो ये आर्सेनेट हो गया, आर्सेनाइट हो गया, फोस्फेट हो गया, इसको क्या बोलोगे, MnO4 माइनस को, पर मैंगनेट हो गया, डाइक्रोमेट हो गया। इसमें से हमारे सिर्फ सल्फेट है और कुछ नहीं है, सल्फेट के डायरेक्ट टेस्ट लगा लेंगे हम लास्ट में, कंफर्मेटरी है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रेसिपिटेट रिएक्शंस जो हैं वो सल्फेट के लिए देखेंगे। ठीक है भाई, ये सिर्फ क्लासिफिकेशन बता दिया मैंने। इन विच पार्ट दिस लेसन इज इंक्लूडेड, ये आप जब नीट का सिलेबस देखोगे ना तो उसमें प्रैक्टिकल केमिस्ट्री करके एक टॉपिक दिया हुआ है, वहां है बेटा। हाँ लिख तो दो ना सल्फेट के, बाकी लिख लेना यार, तेरे को अच्छा लगेगा, लिख ले। चलो लिख लिया हो तो आगे बढ़ जाऊं भाई, सवाल करोगे। जुनेद मंजूर कह रहा है कि मेरे भैया ने आपसे पढ़ा है और वो एम्स नागपुर में है, तो फिर क्यों सवाल कर रहा है जुनेद, आराम से पढ़ना, चिल मारने का, मजा लेने का, लो पोलम पोल करने का। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव volatile product with dilute H2SO4, which of the following gives volatile product with dilute H2SO4, dilute H2SO4 के साथ कौन volatile product देगा। एक लिख रहा है झूठ बोल रहा है, मस्का लगा रहा है, अब तो तेरे क्या दिक्कत हो रही, लगा रहे तो लगा लेने दे। सल्फेट प्रेसिपिटेट देता है, यस। 69% लोगों ने तो आंसर ही सही कर दिया, फिर क्यों परेशान हो रहे हो, इतना तो आसान है। अब इसमें से तुमको वो एनायन छांटना है, ये डाइल्यूट H2SO4 का मतलब हो गया हमारे पास सब ग्रुप क्लास ए, सब ग्रुप 1, यही हुआ। अब क्लास ए सब ग्रुप 1 ये क्लोराइड है, नहीं होगा,
ये सल्फाइड है, हो जाएगा। F माइनस है, नहीं होगा। ये सल्फेट आयन है, ये तो क्लास ए ही नहीं है, ये तो क्लास बी और है, तो ये तो नहीं होगा। तो आंसर हो गया हमारे पास कौन सा, Na2S। क्यों, क्योंकि इसमें सल्फाइड आयन है। Na2S है ना, तो वो दे देगा, सल्फाइड आयन है ना। अच्छा, सल्फाइड अलग से हवा में थोड़ी आएगा, Na2S बन के ही आएगा, कुछ तो बन के ही आएगा, सॉल्ट बन के आएगा। वॉल्यूमेट्री मेरा काम नहीं है, टाइट्रेशन फिजिकल वाले सर करवाएंगे, जिन्होंने भी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाई है उसका प्रैक्टिकल पार्ट फिजिकल केमिस्ट्री वाले सर ही कराएंगे। ठीक है भाई, मेरा काम इनऑर्गेनिक के प्रैक्टिकल्स वाला काम है, मैं करवा रहा हूँ। ऑर्गेनिक वाले सर ऑर्गेनिक का पार्ट डील करेंगे। आप मैसेज जरूर पहुंचा देना अगर नहीं हुआ हो तो, मुझे तो लगा तो मैं भी पहुंचा दूंगा। अगला सवाल, पोलम पोल, लो भाई 30 सेकेंड। देखो, सॉल्ट X है जिसमें आपने डाइल्यूट HCl मिलाया, उसके बाद गैस Y निकली। इफ गैस Y हैज रोटन एग लाइक स्मेल देन X एंड Y रेस्पेक्टिवली। साहिल फोटो खींच लूं, क्या लिख रहा है तू, सुधांशु सर के लिए। चलो आगे, हो गया। 82%, मेरे को लग रहा है पी ब्लॉक से ज्यादा तो इनमें सॉल्ट एनालिसिस में मजा आ रहा है तुमको। 82% लोगों ने आंसर सही किया। यस, पता ही है, साफ साफ दिख रहा है यहां पे। गैस वाई बोलते ही, रोटन एग लिखते ही H2S, तो यही क्लियर हो गया। ठीक है, अब रोटन एग में वाई जो है वो H2S चाहिए, वाई मतलब ये H2S होना चाहिए, ये H2S होना चाहिए, ये उल्टा लिख दिया इन्होंने, रेस्पेक्टिवली के हिसाब से उल्टा सुल्टा हो गया, तो आंसर हमारा तीसरा ही बचा कि सल्फाइड आयन प्रेजेंट होंगे इसमें, तब यहां पे H2S आएगी और फिर इस तरह से बनेगा। यस सर, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अभी पता चलेगा। आगे रुक जा तू, सबर कर ले भाई। यस, इसमें तो खैर बताना है तो पोल नहीं हो सकता। NaX हमने कोई एक सॉल्ट लिया जिसमें X एनायन है, और कंसंट्रेट H2SO4 मिलाने पे हमें Y वेपर्स मिली। ठीक है, कोई गैस मिली हमें Y, उसको पानी में डालने पे ब्राउन कलर का सॉल्यूशन आ गया। वाह हा हा, बताओ फिर फटाफट, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। क्या होगा बताओ, कि एक सॉल्ट लिया, ठीक है, तो X तो हो गया तुम्हारा Br-, और Y हो गई तुम्हारी Br2 गैस। ये कुछ रिएक्शन है NaBr प्लस कंसंट्रेट H2SO4, साथ में आ गया Br2। ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे, Br2। ये Br2 को तुम अगर H2O में डालोगे तो अभी पीछे बताया था ये ब्राउन कलर है, ये ब्राउन गैस है, और यहां ब्राउन सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर भाई, समझ में आया। इसमें भी कुछ लोग ऐसे अंगूठा कर रहे हैं, इसमें भी कर रहे हैं कुछ, बेटा ऐसे कर ले, ज्यादा सही लगेगा, मजा भी ज्यादा आएगा। ले, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक रेडिकल कैन इंटरफेयर विद टेस्ट ऑफ केटायंस, बताओ कौन इसमें से कर सकता है।
अंगूठे ऊंचे वालों, कम पड़ गई तुम्हारी संख्या। ऐसे कैसे? दाबो दाबो दाबो। कोई लिख रहा है कॉल सुधांशु सर, कॉल पंकज मामू, कॉल एमआर सर। अबे क्या मतलब, वॉइस असिस्ट समझ रहे हो क्या? हे सिरी, वो मेरी वाली चल गई भाई, तू रुक जा। हे सिरी प्लीज कॉल सुधांशु सर। हे गूगल प्लीज कॉल सुधांशु सर। हे गूगल प्लीज कॉल पंकज सर। सत्तर % लोगों ने सवाल सही किया है और 12% लोगों को पता नहीं है कि बाप सॉफ्ट है। तो बाप सॉफ्ट है याद है ना, ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट होता है बेटा बाप सॉफ्ट है। आ जाओ, ऑक्जेलेट ही तो होता है, बाप सॉफ्ट है। अगलो सवाल, पोलम पोल। Which salt remains unaffected by concentrate H2SO4? सब ग्रुप 1 में क्या था, सब ग्रुप 2 में क्या था? लगाओ दिमाग। सब ग्रुप 1 में डाइल्यूट था, सब ग्रुप 2 में कंसंट्रेट था, है ना? लगाओ दिमाग लगाओ। देखना इसमें जनता के साथ क्या होगा अभी। मुझे पता था यही होगा। अबे जो डाइल्यूट के साथ दे सकता है वो कंसंट्रेट के साथ तो देता ही है। तो तुमने ऐसा क्यों सोच लिया कि कंसंट्रेट के साथ कोई नहीं देगा? मतलब ऐसा क्यों, मतलब क्यों? 29% लोग तो खैर दिमागदार हैं। दिलीप साहू, है ना, मयंक सैनी, रुद्रांश प्रताप, है ना, और बहुत बढ़िया बेटा। बाकी सबको भी, पंकज मुकेश मेहत्री मेहत्री, वाह वाह, केशव वेशले, ये सब तुम मराठी मराठी है ना? ऐसा ऐसा मुझे फील हो रहा है थोड़ा सा, महाराष्ट्र से हो। याद रखो बेटा, बोथ सब ग्रुप 1 and 2 can react with concentrate H2SO4, but subgroup 2 can only react with concentrate H2SO4। तो इसलिए याद रखना कि अगर तुम सब ग्रुप 1 लेते हो, एनायन लेते हो, सब ग्रुप 1 का कोई एनायन लेते हो, तो यहां पे अगर सब ग्रुप 2 का एनायन लेते हो,
और यहां पे अगर तुम डाइल्यूट मिलाओगे या डाइल्यूट H2SO4 मिलाओगे तो कोई नो रिएक्शन होगी। इसने पूछा कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कौन नहीं करेगा, कोई नहीं है, सारे कर लेंगे। यस, समझ में आ गया? तो ऐसा कोई नहीं है इसमें से, Br माइनस है, Cl माइनस है, कार्बोनेट है। अब तुम देख रहे हो ये सब ग्रुप ए का है, अरे तो कंसंट्रेट से तो कर ही लेगा ना। मैंने क्या बोला, जो डाइल्यूट से करता है वो कंसंट्रेट से कर लेगा, लेकिन जो सिर्फ कंसंट्रेट से करता है वो डाइल्यूट से नहीं करेगा। अभी क्लियर है? कैसे लिखोगे, जो डाइल्यूट से करता है वो कंसंट्रेट से तो कर ही लेगा, यानी कि सब ग्रुप 1 डाइल्यूट वाले हैं, सब ग्रुप 2 कंसंट्रेट वाले हैं, यानी कि कंसंट्रेट के साथ तो सारे ही कर लेंगे। 1 भी कर लेगा, 2 भी कर लेगा, सब कर लेंगे। कोई ऐसा नहीं है जो कंसंट्रेट के साथ नहीं करेगा, कर लेंगे सब, बताया भी था ये मैंने। लेकिन सब ग्रुप 2 वाले केवल कंसंट्रेट के साथ करेंगे, ये डाइल्यूट के साथ सब ग्रुप 2 वाले नहीं कर सकते। तो याद रखना, जो हल्के के साथ करता है वो भारी के साथ तो कर ही लेगा, लेकिन जो सिर्फ भारी के साथ करता है वो हल्के के साथ नहीं करेगा। जो रोज फर्स्ट एसी में जाता है ना, वो स्लीपर में नहीं जाएगा, लेकिन जो स्लीपर में जाता है वो फर्स्ट एसी में तो जा ही सकता है, उसे क्या दिक्कत है? प्रिंटिंग क्या हो गया? बोथ subgroup 1 and 2 can react with concentrate H2SO4, but subgroup 2 can only react with subgroup 2 anion dilute acid dilute H2SO4, no reaction। क्या प्रिंटिंग एरर है भाई लोगों रे? with salt remains unaffected by concentrate H2SO4, कुछ भी नहीं है। चलो अब समझ गए, आगे चलूं? अब कुछ रूल्स हैं, है ना, कुछ रूल्स हैं, उसकी बात करते हैं। जनरल रूल्स हैं सॉल्युबिलिटी के, वो आपको याद रखने हैं। सर कहाँ काम आएंगे ये काम आएंगे इस पूरे सॉल्युबिलिटी वाली चीजों में काम आएगा। तो कुछ जनरल रूल्स हैं सॉल्युबिलिटी के, डेटा बेस्ड होता है। केएसपी नाम सुना है? केएसपी, और ये अगले लेक्चर में याद करके आओगे। प्रॉमिस करो खुद से कि ये चीज बार बार नहीं पूछूंगा मैं कि याद है कि नहीं है। अगर ये याद है तो पूरा सॉल्ट एनालिसिस एकदम पानी की तरह निकलेगा। कुछ रूल्स हैं सॉल्युबिलिटी के। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है डेटा बेस्ड होती है बेसिकली। अपन ने रूल बनाए हैं तो केएसपी देख के बनाए हैं। अगर किसी की केएसपी ज्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा। टोटल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अगर केएसपी लो है, केएसपी लो है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट जो नहीं घुलता है वही तो नीचे जमता है, जो नहीं घुलता है वही तो नीचे जमता है बेटा। तो प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा? जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी वो प्रेसिपिटेट ज्यादा आसानी से बनाएगा। यानी लो केएसपी वाले प्रेसिपिटेट दे देते हैं, यानी लो केएसपी लो पीपीटी। क्या याद रखोगे? लो केएसपी लो पीपीटी। एक लो इंग्लिश वाला है और एक लो ये कि आप लीजिए वाला है। लो केएसपी तो लो पीपीटी, ठीक है। केएसपी अगर लो होगी तो पीपीटी हमारा आसान हो जाएगा कि वो बोलेगा लीजिए हमारा प्रेसिपिटेट ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यस, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। फिर यहां कुछ टर्म्स मैंने शॉर्ट में लिखी है, एब्रीवेशंस हैं। WI मीन्स वाटर इनसॉल्युबल होगा, WS मतलब वाटर सॉल्युबल होगा। ये कुछ टर्म्स लिखा है मैंने। अरे शिवांश सिंह यादव यार, दोनों जगह पे लो वही लिख दिया, यही तो दिक्कत है। मेरी गलती हो, मेरी जबान फिसल गई भाई जब मैं बोल रहा हूं कि लो मतलब
लो केएसपी लीजिए पीपीटी। एक लो वो है यार भाई, क्या बोल, मैंने ऐसे दे दिया, लो केएसपी लो पीपीटी, ऐसे, ये हिंदी वाला है वो। गलती हो गई, मैंने कुछ नहीं बोला ऐसा, माफ कर दो मेरे को। गलती हो गई भाई, दोनों जगह अंग्रेजी वाला लो लगा दिया, वो तो कहानी बदल जाएगी। मतलब वो कह रहा है कि केएसपी कम तो प्रेसिपिटेट भी कम आएगा। अरे नहीं भाई, केएसपी अगर कम होगी, कि सर ने तो बोला था लो लो, अरे वो लो लो ऐसा था। सॉरी सॉरी, सर लेंथेनॉइड और लेंथेनाइड दो डिफरेंट मीनिंग, सेम है वो, लेंथेनाइड लेंथेनॉइड्स कुछ नहीं है, वो सब एक ही है वो। यस, सबसे पहले कार्बोनेट। ऑल कार्बोनेट्स आर वाटर इनसोल्यूबल, सारे कार्बोनेट पानी में नहीं घुलते, एक्सेप्ट लो फाई बोले तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। याद आ रहा है लो फाई कौन होते हैं? कक्षा 11, हाँ कक्षा 11 में लो फाई याद आ रहा है, लो फाई है ना, जिनका आयनिक पोटेंशियल कम होता है, फजान रूल, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के कार्बोनेट पानी में घुल जाते हैं और अमोनियम कार्बोनेट घुल जाते हैं। अमोनियम तो दुनिया के जितने अमोनियम सॉल्ट हैं वो सारे सोल्यूबल होते हैं। अमोनियम, ऑल अमोनियम सॉल्ट्स आर वाटर सोल्यूबल। तो अमोनियम कहीं पे भी होगा ना, वो वाटर सोल्यूबल ही होगा। अब तुम अमोनियम को कार्बोनेट के साथ लगा लो, अमोनियम को सल्फाइड के साथ लगा लो, अमोनियम को सल्फेट के साथ लगा लो, अमोनियम को क्लोराइड के साथ लगा लो, अमोनियम को हाइड्रोक्साइड के साथ लगा लो, ऑल अमोनियम सॉल्ट्स आर वाटर सोल्यूबल। ठीक है। Li2CO3 इस स्पैरेंगली सोल्यूबल है, स्पैरेंगली, एसएस का मतलब स्क्रीनशॉट यहां पर नहीं है, स्पैरेंगली सोल्यूबल है। स्पैरेंगली का मतलब होता है पार्शियल सोल्यूबल, थोड़ा थोड़ा सोल्यूबल है। तो कार्बोनेट के लिए क्या याद रखोगे? इन जनरल सारे कार्बोनेट पानी में नहीं घुलते हैं, वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, लेकिन लो फाई हमेशा घुल जाएंगे, अमोनियम हमेशा घुल जाएगा। हर जगह पे जो लो फाई होंगे वो सोल्यूबल रहते हैं, हर जगह पे लो फाई जो है वो अच्छे खासे सोल्यूबल हो जाते हैं, और अमोनियम भी हर जगह सोल्यूबल रहता है। तो ज्यादातर तो कार्बोनेट इनसोल्यूबल ही होते हैं। नेक्स्ट है सल्फाइट, इसे क्या नाम बोलेंगे? ये कार्बोनेट है, ये सल्फाइट है। सल्फाइट में सेम एज कार्बोनेट, बात खत्म, कॉपी कॉपी पेस्ट। ठीक है भाई। बाइकार्बोनेट, ऑल आर वाटर सोल्यूबल एक्सेप्ट NaHCO3। बाइकार्बोनेट सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सोल्यूबल होते हैं। तो सर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा क्या? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें तो होगा, मगर सोडियम की साइज छोटी होने की वजह से ये जो बाइकार्बोनेट है यहां पर पॉलीमराइज हो जाते हैं, और पॉलीमर बनाने के कारण ये बेचारा टूटना कम पसंद करता है, क्योंकि पॉलीमर को ब्रेक करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए स्पैरेंगली सोल्यूबल रहता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये बात जो है वो बताई जाती है, और ये आप आराम से देख भी सकते हो, किसी ड्रॉपर बैच में केमिकल बॉन्डिंग में आप देखना, वो तो पढ़ाया हुआ होगा। बाइसल्फाइट, बाइकार्बोनेट, बाइसल्फाइट, कॉपी 65, सेम एज बाइकार्बोनेट। केएसपी तो बता दो प्लीज, व्हाट इज केएसपी? शिवानी पूछ रही है। अरे ए शिवानी, तू लगती है अज्ञानी, तेरी कुछ नहीं होनी जानी है। अरे ए शिवानी, यहां गलत जगह नहीं पूछ रही तू केएसपी। और सबसे बड़ी बात है, कोई एक लड़की डाउट पूछे तो लड़के लाइन में लगे, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। शिवानी इसका मतलब सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट होता है, शिवानी इसका मतलब ये होता है। इस चक्कर में लौंडे लौंडियाओं का नाम रख के डाउट पूछ रहे हैं।
कि हमें जवाब कोई तो दे ही देगा। लाइन में खड़ा है, मैं कुछ भी करवा सकती हूं। वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। नया आया है आजकल, वो स्त्री है, कुछ भी करवा सकती है। सालो सुधर जाओ, तुम पूछ के देखो, कोई नहीं बताएगा तुमको। बैंगन जैसी शकल के लोग। लिख लिया? बातें कर रहा हूं तो ऐसा नहीं, फटाफट लिखो इसको। सल्फाइड्स, ऑल सल्फाइड्स आर वाटर इनसॉल्युबल। सल्फाइड सारे पानी में नहीं घुलते, ठीक है, सल्फाइड सारे पानी में नहीं घुलते हैं। फर्स्ट ए और सेकंड ए वाले घुल जाएंगे, इसका मतलब है एस ब्लॉक वाले और अमोनियम घुल जाएंगे, है ना, अमोनियम और ये वाले घुल जाएंगे। अगर मैंने ऐसा लिखा है कि ऑल सल्फाइड्स आर वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट दीज, मतलब वो सॉल्युबल है और ये सॉल्युबल नहीं है। जो सॉल्युबल नहीं है वहां पर एक अलग से कैटेगरी आती है। ये तो लो के एसपी तो हो ही गई, फिर आता है कि वेरी लो के एसपी, यानी कि ऐसे पानी को देखते ही पीपीटी बना देंगे, कह रहे कहां है कहां है कहां है, जल्दी बता। बहुत कम के एसपी अगर हो, वेरी लो के एसपी, तो वो है होगी पंजाबी कुड़ियां सीधी बिंदास, होगी पंजाबी कुड़ियां सीधी बिंदास, ये आपको ध्यान में रखना है। तो Hg2+, Pb2+, कॉपर 2+, कैडमियम 2+, Bi3+, ये जो एन केटायंस हैं, इनके सल्फाइड, जैसे इनके सल्फाइड कैसे होंगे, तो HgS होगा, CuS होगा, PbS होगा, CdS होगा, है ना, Bi2S3 होगा, ऐसे ये सब प्रेसिपिटेट होते हैं, क्योंकि आपने लिखा है इन सब का वेरी लो KSP। फिर आता है हाइड्रोक्साइड, ऑल हाइड्रोक्साइड। ये देखो, हाइड्रोक्साइड सुनने में ऐसा लगता है कि पानी में घुल जाएगा, नहीं घुलता। ऑल हाइड्रोक्साइड आर वाटर इनसॉल्युबल। वही सेम चीज, जो लो फाई है और अमोनियम है वो तो घुल ही जाएंगे, लेकिन यहां साथ में एक BSC और आता है, BSC भी सॉल्युबल होंगे। BSC बोले तो बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मोस्ट इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड की कैटेगरी, ये याद करके आना है कल के लेक्चर में। मोस्ट इनसॉल्युबल में आता है आलू फेंका करो। क्या याद रखोगे बेटा? आलू फेंका करो। आलू फेंका करो के हाइड्रोक्साइड ऐसे होते हैं कि तुरंत बना देते हैं पीपीटी। कह रहे तुरंत पीपीटी बना देंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आयो तुरंत। व्हाइट जिलेटिनियस पीपीटी आ जाएगा, ग्रीन कलर का पीपीटी आ जाएगा, रेडिश ब्राउन पीपीटी आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? लिख लो। आलू फेंका, कह रहा आलू बहुत महंगे, आल फेंका करो। आल, आल तुम नहीं समझते, लौकी को बोलते हैं राजस्थान में आल। फिर से फिजिक्स कैंसिल हो गई? सही बता रहा हूं। नाइट्रेट और नाइट्राइट तुम्हें बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि दोनों सब सॉल्युबल होते हैं। एक AgNO2 जो होता है ना, इसका वाइट पीपीटी होता है, स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है। ये तुम्हें बहुत पसंद आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सारे नाइट्रेट, सारे नाइट्राइट, सब 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 सॉल्युबल होते हैं। कह रहे जाओ मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है। एक का ध्यान रखना, AgNO2, उसमें भी नाइट्रेट नहीं है, नाइट्राइट। सिल्वर नाइट्राइट जो है ना, वो स्पैरिंगली सॉल्युबल है बस, बाकी सब सॉल्युबल है। फिर है
एसीटेट ऑल आर वाटर सोल्यूबल, एसीटेट भी पानी में घुलते हैं सब, एक्सेप्ट सिल्वर +1 वाला, मर्करी भी +1 वाला, और कॉपर भी +1 वाला। ठीक है भाई, सिल्वर +1, मर्करी +1, कॉपर भी +1 वाला, याद रहेगा। ये जो है ये एसीटेट, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। फिर सल्फेट है, ये याद करके आना, मैं तो इतना टाइम लगा रहा हूं तुम्हारे लिए। सल्फेट है ऑल आर, मैं तो छोड़ के भी जा सकता था कि याद करना, ऑल आर वाटर सोल्यूबल, सारे सल्फेट वाटर सोल्यूबल होते हैं। यहां पे BSC उल्टा चलता है, हाइड्रोक्साइड में BSC सोल्यूबल थे, सल्फेट के अंदर BSC इनसोल्यूबल है। BaSO4, SrSO4, CaSO4, ये सब के सब व्हाइट PPT होते हैं। इसके अलावा सिल्वर +1, मर्करी जो है वो +1, और लेड जो है वो +2, ये भी आपके प्रेसिपिटेट होते हैं। ठीक है भाई, सारे सॉल्युबल होते हैं, BSC सॉल्युबल नहीं होता, सल्फेट में BSC सॉल्युबल नहीं होता, हाइड्रोक्साइड में BSC सॉल्युबल होता है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, फिर कह रहा हूं। और ये रहे सिल्वर Hg2+2 और Pb+2। ठीक है भाई, याद रहे। ये याद करने का तरीका है, आज होगा प्रभात, कहीं पे लिखा था क्या? क्लोराइड, ये देखो, ये ना, सारे क्लोराइड वाटर सॉल्युबल होते हैं, आज होगा प्रभात। सारे अमोनियम वाटर सॉल्युबल होते हैं। आज होगा प्रभात के वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, यहां पर भी ये आज होगा प्रभात ही है। यहां पे आज होगा क्यों, ऐसे कर लो। ठीक है भाई, चलो क्या कहते हो, अगला शुरू करूं? अगला लेक्चर मतलब आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दूं या छोड़ दूं? एक कह रहे हैं आज होगा पाप, तो आज होगा कांड लिख दे यहां पे। चलो कल मिलते हैं, याद रखना कल आते ही सवाल करूंगा सबसे, अगर ये रूल्स याद नहीं करके आए तो मारूंगा बहुत बुरा। कितने रूल्स हैं? 11 रूल्स हैं, 11 के 11 रूल्स याद होने चाहिए। ठीक है, होमवर्क है ये कि 11 के 11 रूल्स याद करके आओगे। सच बताओ, सच बताओ, नहीं तो तुमको तुम्हारे होने वाली की कसम है, और लड़कियों तुमको तुम्हारे होने वाले की कसम है। समझ रहे हो? अगर कल ये 11 के 11 रूल याद नहीं करके आए तो देख लेना, कसम है बहुत गंदा मिलने वाला है, और बहुत गंदी मिलने वाली है, कसम है तुम्हारे को। ठीक है, अगर चाहते हो सब कुछ अच्छा हो लाइफ में तो ये 11 के 11 रूल याद करके आना, पक्का? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।